नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने भारत की पॉलिटिकल, भारत की राजनीति जो है शुरू की है, उसमें शुरुआत अपन ने कर ली थी। जो संवैधानिक विकास और संविधान सभा और विशेषताएं, पहला जो टॉपिक है रीट में या किसी भी एग्जाम में जो पहला टॉपिक होता है कि संविधान सभा और विशेषताएं, वो जो टॉपिक है वो अपन पूरा कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब नया टॉपिक, दूसरा जो टॉपिक है वो एक ही क्लास में जो है वो कंप्लीट होगा और उस टॉपिक का नाम है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना ऑब्लिक उद्देशिका, प्रस्तावना ऑब्लिक उद्देशिका। अपन ने पढ़ा संविधान सभा में प्रस्तावना जो है वो किसके द्वारा रखी गई, क्या है, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं। प्रस्तावना, पहले तो प्रस्तावना को, मूल प्रस्तावना को पढ़ेंगे, उसके बाद मूल प्रस्तावना में शब्दों का क्रम कौन कौन सा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि वो क्रम सही याद रखना है। और जब अंगीकृत किया गया था, तब अंगीकृत बारे में अपन ने पढ़ा था, तब ये चीज बताई थी कि भाई उसको उसी क्रम में पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द, जो इंपॉर्टेंट शब्द है, उनकी क्या क्या व्याख्या हो सकती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद प्रस्तावना से संबंधित मुख्य वाद जो है, मुख्य जो वाद पेश हुए हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और उसके बाद अंत में जो है इनसे संबंधित कुछ कोटेशन जो है, कुछ जो राजनीतिज्ञों के द्वारा और कुछ अपने लेखकों के द्वारा जो कोटेशन दिए गए हैं, जो शब्दांश दिए गए, शब्द दिए गए हैं, वो जो है अपन पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में अपने उद्देशिका से संबंधित जो है पूरा कंसेप्ट है जो है वो आपके क्लियर किया जाएगा। दूसरी चीज, कुछ कमेंट, वही बात। अब तक जो क्लास ली जा रही थी तो वो क्लास में जो वन लाइनर है, अपनी वन लाइनर और सबको कंसोलिडेट करके स्लाइडें तैयार करके है जो क्लास ले रहा था, तो लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर वन लाइनर से पढ़ाओ, वन लाइनर से पढ़ाओ। अब कल की क्लास जब वन लाइनर से आई, विशेषताएं और अपने जो संविधान के स्रोत हैं, तो वो वापस वही कमेंट, दोनों तरफ बोलते हो आप लोग, वापस वही कमेंट आने लगे कि ये तो सब वन लाइनर में है। तो अब सीधी सी बात है, अब मैं जो स्लाइडें तैयार कर रहा हूं वो वन लाइनर को बेस रखते हुए अदर जितना भी जो मैटर है वो शामिल करते हुए जो है स्लाइड आपके तैयार रहेगी। वन लाइनर में आपको मिलेगा पूरा वो जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो सेट की हुई है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो आपके पास रीट की है तो रीट में, सेकंड ग्रेड की है तो सेकंड ग्रेड, और फर्स्ट ग्रेड की है तो फर्स्ट ग्रेड, सब में वो उस एग्जाम के ओवरव्यू के हिसाब से सेट की हुई है। और अपनी ये क्लासें जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर बार यही कह रहा हूँ, हर क्लास में यही कह रहा हूँ, अपनी जो क्लासें हैं ये EORO, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, शिक्षक भर्तियां समस्त आ गई, चतुर्थ श्रेणी हो गई, जेल प्रेरी हो गई, और राजस्थान के सारे जितने भी एग्जाम है उनके लिए एक समग्र जो है वो क्लास लगाई जा रही है। ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो है वो इस तरह से क्लासें लगाई जा रही है। आप इसको सिर्फ रीट के व्यू से या सिर्फ वो, ये सब में काम आएगी, तो वो उस हिसाब से ही इस क्लासेस को पढ़े आप थोड़ा, ठीक है। ओके, चलो तो अपने शुरू करते हैं संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। पहले तो अपन प्रस्तावना की जो भाषा है, उस प्रस्तावना की भाषा को जो है अपन पढ़ते हैं, अपन देखते हैं, ठीक है। क्या है, देखो प्रस्तावना। हम भारत के लोग, भारत को, देखो भारत कितनी बार आया, 2 बार, भारत कितनी बार आया तो 2 बार, ये प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न तो यही से बन गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कैसा, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्या है, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय, कितने न्याय की बात की है, 3 न्याय। कितने न्याय की बात की है, 3। कौन कौन से न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसी क्रम से ही याद रखना है आपको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रताओं की बात की जा रही है? 5 स्वतंत्रताओं की। कितनी स्वतंत्रताओं की बात की जा रही है? 5 स्वतंत्रताओं की। कितनी स्वतंत्रताओं की बात की जा रही है? 5। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, अपन मूल अधिकार पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मूल अधिकार में, मूल अधिकार जब अपन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मूल अधिकार में 19(1) को जब पढ़ेंगे तो 6 स्वतंत्रताओं की बात अपन देखेंगे। स्वतंत्रताओं की बात अपन देखेंगे कितनी? 6। तो वो अपन जब पढ़ेंगे इसको तब देखेंगे उसको कि भाई 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है। लेकिन अपने को यहां जो याद रखनी है वो 5 रखनी है, इसको याद नहीं रखना। एक मैंने फैक्ट के रूप में आपको बता दिया है, तो ध्यान रखें। कितनी स्वतंत्रता हो गई? 5। विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और अंतिम 5 जो है वो है उपासना। यानी 3 तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तो न्याय कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और उपासना की स्वतंत्रता। आगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितनी समानताओं की बात की जा रही है? समता यानी समानता, समानता। कितनी समानता की बात की जा रही है? 2 समानता। कौन कौन सी? एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर की। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। ठीक है, बंधुता। देखो, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतद द्वारा इस संविधान को, मैंने कल भी कहा था, उसमें भी वापस कमेंट आया। मैंने कल एक बात बताई, हर चीज के लिए आप गलत नहीं बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। तो थोड़ा सर ये तो इस क्रम से है, सर ये तो थोड़ा पढ़े आप, मूल उद्देशिका पढ़ ले, मूल उद्देशिका पढ़ लो, आप खुद देख लो मूल उद्देशिका में क्या लिखा हुआ। मैं कह रहा हूं कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित है, आप कह रहे हो अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित है। थोड़ा देख लो। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ये इसी क्रम से याद रखना है, इसी क्रम से याद करना है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये तो थी संविधान की प्रस्तावना, ये मूल प्रस्तावना थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने न्याय? 3 न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रताएं? 5 स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता, अवसर की समता। तो समता कितनी? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या अवसर की समानता। ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये तो थी पूरी प्रस्तावना की भाषा। ये जो है ये पूरी प्रस्तावना है। ये पूरी क्या है? प्रस्तावना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसमें शॉर्ट शॉर्ट जो किए हुए भाग। ठीक है, अब इसके जो इसमें कौन से शब्दों का क्या क्रम है उसको भी देख ले। बिल्कुल सरलता के लेवल से जो है इस स्लाइडों को बनाया गया ताकि आप बिल्कुल आपको एक चीजें जो है वो क्लियर समझ में आ जाए। पहले तो यहां ही मैंने क्लियर कर दिया, अब अगली स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ये देखो प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम देखो। संप्रभुता, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता। फिर आता है समाजवादी, फिर आया है पंथ निरपेक्ष और फिर आया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन चारों शब्दों का क्रम यही लिखना है हमने को। संप्रभुत्व यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वही संप्रभुता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता। फिर आया शब्द समाजवादी, फिर शब्द आया है पंथ निरपेक्ष और लास्ट में शब्द है लोकतंत्रात्मक सरकार। लोकतंत्रात्मक सरकार, ये चारों शब्द इसी क्रम में याद करने। फिर न्याय आया है, फिर स्वतंत्रता आई है, फिर समता आई है। 3 न्याय, 5 स्वतंत्रताएं और 2 समताएं। 3 न्याय, 5 स्वतंत्रताएं और 2 की क्या हो गई? समताएं। 2 क्या हो गई? समताएं। फिर क्या शब्द आया है? फिर आया है गरिमा, फिर एकता शब्द आया, फिर अखंडता और फिर बंधुता। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने वाली बंधुता। ठीक है, और लास्ट में शब्द आए हैं अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। ये मैंने उस समय भी आपको विशेष जोर दे के कहा था जब अपन संविधान का जो है अंगीकृत करना जब पढ़ रहे थे, तब भी ये चीज जोर दे के बताई थी और आज भी ये बता रहा हूं कि इसी क्रम में आपको याद रखनी। ये मैं क्रमशः लेके ये स्लाइड इसलिए बना के लेके आया हूं ताकि आपको ध्यान रहे, यही क्रम रहेगा। अब वो चीज जो मैंने पहले बताई, वो न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और बंधुता कितने प्रकार की? तो 1। बंधुता सिर्फ शब्द लिखा हुआ है, 1 शब्द लिखा हुआ बंधुता। क्या शब्द लिखा हुआ है? 1 बंधुता। यहां तक आई थिंक मेरे हिसाब से अब आपके एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तावना में अब तक सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन किया गया प्रस्तावना में? सिर्फ और सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया। कब किया गया? तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो संशोधन किया गया। और संशोधन करके जो शब्द जोड़े गए हैं वो है 1, 2 पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। कहां गया अखंडता भाई? ये 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। तो एक तो जोड़ा गया समाजवादी, एक जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष। और एक जोड़ा गया अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जो कि 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ, 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ, उसमें जो है 3 शब्द जो है वो संविधान में जोड़े गए। उसमें एक शब्द है समाजवादी, एक है पंथ निरपेक्ष और एक है अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है 3 जनवरी, यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा नीचे लिख दिया है, जनवरी 1977 को लागू हुआ। प्रभावी। ठीक है, क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप। एकदम सरल कर लिया आपने, एकदम भाग पूरा। चलो अब है उद्देशिका की शब्दावली। अब इनको एक एक शब्द को जो है, जो बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, जिन क्वेश्चन को मतलब जो है बिल्कुल डीप जब क्वेश्चन बनाए जाएंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनेंगे कि जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा है कि उद्देशिका जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था। तो अपन ने पढ़ा है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, ये अपन ने पढ़ा है। फिर उद्देशिका जो है, प्रस्तावना जो है वो कहां से, अमेरिका से ली गई, ये अपन ने पढ़ा है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये भी अपन ने पढ़ा है। क्लियर? ये बेसिक सवाल बनेंगे। उसके बाद जो सवाल बनेंगे वो ये बनेंगे, या तो इनका क्रम पूछेंगे इन शब्दों का कि भाई ये क्रमशः शब्द कैसे, नहीं तो ये पूछा जाएगा कि समानता, कितने प्रकार की समानताओं का वर्णन है, वो 5 प्रकार की। स्वतंत्रता तो 5 प्रकार की। समानता कितनी? 2 प्रकार की।
न्याय कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये चीजें जो है इस क्रम से ही आपको याद करनी है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ये भी आपको इसी क्रम में याद रखना है। ये बनेंगे सवाल। उसके बाद जो सवाल बनेंगे वो ये बनेंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। जिस पैटर्न से क्वेश्चन टफ होता जाएगा उसी पैटर्न से ये स्लाइडें आपको मिलेगी। ठीक है, पहले है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, यह सब संविधान के प्राधिकार यानी शक्ति का स्रोत है। अर्थात शक्ति का मूल स्रोत कौन है? भारत की जनता। संविधान की शक्ति के मूल स्रोत या संविधान में मूल जो प्रतिनिधित्व है या मूल जो स्रोत है संविधान का, वो किसे माना गया है? तो वो माना गया भारत की जनता को। यानी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जो हैं वो इसकी शक्ति के जो है मुख्य केंद्र है। इसकी शक्ति के मुख्य केंद्र या इसकी शक्ति के मुख्य स्रोत है। ठीक है, यह शब्द कहां से लिया गया? यह शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान है, के समान है, वहां से लिया गया। ये लिखा हुआ नहीं है के समान है, उसके समान है। उसमें लिखा हुआ है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, उसी के समान है। यूएनओ का जो चार्टर है उसकी उद्देशिका में जो ये शब्द लिखा हुआ है कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, उसी के आधार पर, उसी की तरह भारत में भी हम भारत के लोग लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर आपके? हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है? अर्थात शक्ति का मूल केंद्र जो है वो कौन है? भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। शक्ति का मूल केंद्र कौन है? भारत के लोग या भारत की जनता है। और ये किसके समान है? तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर की उद्देशिका है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग उसके समान है, उसके समान है। ठीक है, चलो आगे। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है कहा। तो ये जो है, आवाज कटी, वापस बोल देता हूं मैं, स्पीकर थोड़ा गिर गया था, वापस बोल देता हूं, आप चिंता नहीं करें। तो ये जो है, ये शब्द जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान है। ठीक है, आवाज थोड़ा स्पीकर गिर गया था तो आवाज कट गई होगी, तो वापस बोल दिया मैंने। फिर दूसरा शब्द जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है, ये शब्द जो है, ये शब्द क्या बताता है? पढ़ा है अपन ने कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पढ़ा है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? तो इसको अपन पढ़ते हैं। इसे संप्रभुता भी कहते हैं। संप्रभुता, सार्वभौमिकता संपन्न भी कहा जाता है। अपन ने पढ़ा था, क्रम जब पढ़े थे तब पढ़ा था कि संप्रभुता भी पढ़ा था। तो संप्रभुता भी कहते हैं, सार्वभौमिकता भी कहते हैं, संपन्न भी कहा जाता है। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ होता है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, अर्थात निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है तथा स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का संचालन कर सकता है। पूरा सार आ गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, अर्थात अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। और अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का भी संचालन कर सकता है। कोई भी देश जो है भारत को यह नहीं बता सकता कि इस देश के साथ आपकी ये विदेश नीति होनी चाहिए, इस देश के साथ ये विदेश नीति होनी चाहिए। भारत के आंतरिक मामलों में भी कोई भी देश हस्तक्षेप जो है वो नहीं कर सकता। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत के बाह्य और आंतरिक मामलों में जो है भारत किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी मोस्ट। अब इसमें क्या कि क्योंकि पूरा सार आ जाता है तो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना का सबसे मुख्य शब्द पूछा जाए तो ध्यान रखना संप्रभुता है। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना का सबसे मुख्य शब्द कौन सा है तो संप्रभुता। क्यों? क्योंकि संप्रभुता जो है वो पूरा सार बता रहा है कि अपने देश की स्थिति क्या है,
अपना देश जो है वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों, दोनों मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन या विदेशी सत्ता की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का भी संचालन कर सकता है, स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का भी संचालन कर सकता है। इसलिए संप्रभुता को जो है वो प्रस्तावना का या उद्देशिका का मुख्य शब्द माना जाता है। संप्रभुता को प्रस्तावना या उद्देशिका का क्या मुख्य शब्द जो है माना जाता है। चलो क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो आगे बढ़ते। यहां से एक कमेंट और याद आया कि सर 1 घंटे की क्लास बहुत लंबी क्लास हो जाती है। 40 मिनट की पहली क्लास ली तब कमेंट आए कि सर 1 घंटे की क्लास की जाए। जब 1 घंटे की क्लास की जाने लगी तो कमेंट आने लगे कि सर 1 घंटे की क्लास बहुत लंबी। 1 घंटे की क्लास होगी तभी आपके सिलेबस पूरा हो पाएगा, नहीं तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पढ़े, खूब पढ़े, ठीक है। आगे फिर शब्द आता है समाजवादी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो पढ़ लिया, अब समाजवादी। समाजवादी यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, अपन ने पढ़ा। संविधान संशोधन एक ही बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जो कि 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। उसमें 3 शब्द जो है वो नए जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी उसमें है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवाद से तात्पर्य जिसमें उत्पादन एवं वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण अर्थात सरकार पर नियंत्रण। समाजवादी का मतलब होता है उत्पादन तथा वितरण के समस्त जो साधन है उस पर सरकार का राष्ट्रीयकरण या सरकार का जो नियंत्रण रहेगा। सरकार का क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा। सारे जितने भी उत्पादन और वितरण के जितने भी संसाधन है उन सब पर जो निर्णय रहेगा या नियंत्रण रहेगा वो किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, क्लियर। फिर अगला शब्द पंथ निरपेक्ष। यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, अभी बात की अपन ने। यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया। अब इसका अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद या भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है। इसका प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है कि कोई भी राज्य, कोई भी जो राज्य है या भारत जो है वो धर्म के आधार पर जो है नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। इसका जो प्रावधान है अर्थात इसका जो उल्लेख है वो प्रस्तावना में मिलता है। और ये कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ये लाइन जोड़ी गई थी। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप। पूरा विस्तार कर दिया है आपके, तो ज्यादा समस्या नहीं आएगी। चलो आगे। अब आगे है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक स्लाइड को, चलो गैप ज्यादा हो गया। इसका तात्पर्य ये सब पहले से था, ध्यान रखना। वो 2 ही शब्द है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 2 ही शब्द जो है, और अखंडता 3 शब्द जो है जोड़े गए। इस क्रम में वो 2 शब्द ही जोड़े गए, ये शब्द पहले से था। लोकतंत्र, इसका तात्पर्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतंत्र सरकार चलेगी। जनता द्वारा जो भी व्यक्ति जीत के जाएगा, जो सरकार जीत के जाएगी, सरकार बनाएगा, और सरकार बनाने के बाद जो है वही सरकार का जो है संचालन करेंगे। ठीक है। भारत में प्रतिनिधिक लोकतंत्र प्रणाली है। कैसी लोक प्रणाली है? प्रतिनिधिक, यानी जनता अपनी ओर से अपने एक प्रतिनिधि को है वो जिताकर जो है संसद में या विधानसभा में भेजता है, और वो है जनता के लिए जो है, जनता के जो उद्देश्य है, जनता की जो धारणा है, जनता के जो भावना है, उसके हिसाब से जो है वो कार्य करेंगे, उसके हिसाब से जो वो कार्य करेंगे। यानी कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधिक जो है लोकतंत्र है, यानी जनता जो है अपना एक प्रतिनिधि जो है भेजती है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित सांसदों तथा विधायकों के माध्यम से शासन संचालित होता है। यही बात अपन ने की अभी कि इसमें जो है शासन संचालन करने के लिए जनता अपने प्रतिनिधि को जो है चुनकर भेजती है। जनता अपने प्रतिनिधि को जो है चुनकर भेजती है। ठीक है। चलो, प्रस्तावना में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। अपन ने पढ़ा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों के बारे में पढ़ा है।
तो ये प्रस्तावना में क्लियर लिखा हुआ है, राजनीतिक के साथ साथ कैसा आर्थिक और सामाजिक जो लोकतंत्र है उसका भी प्रावधान किया जाएगा, प्रस्तावना में उसका भी प्रावधान किया जाएगा। फिर अगला शब्द है गणराज्य। अगला शब्द है गणराज्य। इसका अर्थ राज्य का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि वंशानुगत। भारत एक कैसा राष्ट्र है? गणराज्य राष्ट्र। अपन ने पढ़ा भी था, जैसे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन, तो अपन ने लिखा एक लाइन पढ़ी थी, एक अक्षर पढ़ा था कि भारत एक गणराज्य बना। क्या बना? गणराज्य। इसका मतलब होता है भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष होगा या राज्य का जो प्रमुख होगा वो कभी भी वंशानुगत नहीं होगा, उसका जो है वो निर्वाचन होगा जनता के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा उसका क्या किया जाएगा? निर्वाचन किया जाएगा, भारतीय जनता द्वारा उसका निर्वाचन किया जाएगा, न कि वो वंशानुगत होगा, वंशानुगत नहीं होगा। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वही वन लाइनर में जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उनको बिल्कुल विस्तार से समझाते हुए ये स्लाइड है आपके लिए। आगे अब है न्याय। अगला शब्द है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। अभी अपन ने पढ़ा कि कितने प्रकार के न्याय का अवलोक है या उल्लेख है? 3 प्रकार के। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये अपन पहली स्लाइड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला न्याय सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक। इसी क्रम से याद करना है, क्रम भी यही रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब ये अवधारणा कहां से आई? ये तीनों अवधारणाएं कहां से आई? तो प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय की अवधारणा जो है वो रूस की क्रांति से ली गई है। कहां से ली गई है? रूस की क्रांति से। 1917 की जो रूस की क्रांति है उससे ये 3 शब्द लिए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है, जो न्याय का उल्लेख है, वो कहां से लिया गया है? तो वो ध्यान रखना आप, रूस की क्रांति जो हुई थी 1817 में उससे ली गई है। रूस की क्रांति 1817 से लिया गया है। फिर आगे स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? ये अपन ने पढ़ा है। विचार, फिर दूसरे नंबर पर था अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विचार की अभिव्यक्ति करेगा, विचार की अभिव्यक्ति करेगा और विश्वास रखकर धर्म की उपासना करेगा, विश्वास रखकर धर्म की उपासना करेगा। अपने विचार की अभिव्यक्ति करेगा, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेगा और विश्वास रखेगा, विश्वास रखेगा और विश्वास रखकर जो है वो धर्म की उपासना करेगा, धर्म की उपासना करेगा। ये तीनों, ये 5 इसी क्रम में याद रखने। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास आएगा, धर्म की उपासना करेगा, धर्म की उपासना करेगा। ठीक है। एक मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि मूल अधिकार में, वो जब मूल अधिकार अपन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, मूल अधिकार में जो है वो 19(1) अनुच्छेद 19 से खूब सवाल बनते हैं। इससे इस 19(1) से तो इतने सवाल बने हुए आ रहे हैं इसमें वगैरह, 1, 2, 3, 4, 19 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह सब इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 19(1) में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये जब अपन मूल अधिकार पढ़ेंगे तब इसको और क्लियर करेंगे। ठीक है। आगे अब क्या, यहाँ फिर वो वापस मूल अधिकार शुरू हो गए तो ये टॉपिक यही रह जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है समानता या समता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता या समानता का उल्लेख है। अपन ने देखा था 2 प्रकार की, कौन कौन सी? एक तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो समान रहे, प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा है वो समान रहे और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले। इसका जो है प्रावधान है वो अपने जो उद्देश्य का, अपनी जो प्रस्तावना है उसमें किया गया है। तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। फिर आगे बंधुता। देखो इसका हल एक ही है, आप जो उद्देशिका या प्रस्तावना उसको याद कंठस्थ कर लो, इट इज क्रमशः याद कर लो। अब याद करना ही काफी नहीं है, कई लोगों को याद होती है लेकिन उसमें से प्रश्न क्या बनते हैं वो पता नहीं होता है। प्रॉब्लम यही तो आती है सिलेक्शन में, सबसे बड़ा रोड़ा जो बनता है वो यही तो बनता है कि ये खूब पढ़ाई करता है, खूब इसको नॉलेज है, खूब पढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं, ये जो मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है या ये जो एक पेज पढ़ा है उसमें से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं या किस किस पैटर्न से प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
ये चीज आपको जब समझ में आ जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो कंटिन्यू केवल वो पेज पढ़ने, आज 200 पेज पढ़ लिए, आज 50 पेज पढ़ लिए, 100 पेज पढ़ लिए, नहीं। पेज पढ़ो, लेकिन पेज के साथ साथ उस पेज से बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए। वो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये बनने लायक क्वेश्चन है, ये बनने लायक क्वेश्चन। उसी प्रकार के से प्रस्तावना से जैसे अपन ने देखा, एक तो क्रम याद रखना है, एक तो प्रश्न ये बनता है, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से शब्द जोड़े गए, एक ये क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समता, कितने प्रकार की बंधुता, इसका प्रावधान, इसका उल्लेख किया गया, ये चीजें पूछी जाती है। और या फिर नीचे वाली लाइन पूछी जा सकती है कि कौन से वर्ष विक्रम संवत कौन सा, या कौन से हिंदू महीने की कौन सी तिथि के दिन जो है संविधान अंगीकृत किया गया, ये इंपॉर्टेंट, अंगीकृत अधिनियमित आत्मनिर्भर किया गया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये अगर याद हो जाएगा तो फिर आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, इसके अलावा सिर्फ इससे संबंधित केस, इससे संबंधित जो केस वर्क है वो केस स्टडी करनी है, और साथ ही साथ उनसे संबंधित जो कोटेशन है किसी ने कहे हुए वो याद करने, बाकी सारे क्लियर। उद्देशिका या प्रस्तावना याद हो गई, उनसे संबंधित केस याद हो गए, और उनसे संबंधित कोटेशन याद हो गई। ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट, ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट। कोई क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन जो एग्जामिनर बना देगा तो वो गलत होने के चांस आपके नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे। अब बंधुता, प्रस्तावना में एक प्रकार की बंधुता का उल्लेख है। कितनी बंधुताओं का उल्लेख है? एक, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की बंधुता का उल्लेख। बंधुता का अर्थ सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना है। भारत के जो सभी लोग हैं, सभी नागरिक हैं, उन नागरिकों में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना है। किसकी भावना को प्रोत्साहित करना है? भाईचारे की भावना को। अपन ने पढ़ा है प्रस्तावना की लाइन में एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्र की एकता जो है, अखंडता है, उसको बनाए रखते हुए जो है बंधुता को मानना है, बंधुता को जो है दर्शाना है। ठीक है, फिर आगे। स्वतंत्रता, समता, बंधुता की अवधारणा फ्रांस की क्रांति से ली गई। कौन कौन सी? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। पढ़ा था अपन ने कल कि फ्रांस कौन कौन से देश से क्या क्या चीजें ली गई है, तो ये चीज भी अपन ने कल की क्लास में पढ़ी थी कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये कहां से लिए गए, तो फ्रांस से लिए गए। फ्रांस में भी कहां से? तो फ्रांस की क्रांति 1789 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी उससे ये जो है वो ली गई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चल बड़े आगे। फिर है अखंडता। फिर अगला शब्द आता है अखंडता। यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, अपन ने पढ़ा। 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन, एक बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में, केवल 42वां संविधान संशोधन 1976, बार बार ये चीज कह रहा हूं, जो कि 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ या प्रभावी हुआ। उसमें 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता का उल्लेख है। पढ़ा है अपन ने प्रस्तावना में, स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता, अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में। तो ये हो गए प्रस्तावना से संबंधित जो शब्द हैं मूल, वो उन शब्दों का जो अर्थ है वो है। ये भी एक कमेंट था, उसके आधार पर जो है वो कि भाई सर आप शानदार पढ़ा रहे हो, लेकिन जो क्लिष्ट शब्द आते हैं उनका भी थोड़ा जो विस्तार से अर्थ बता दे। ये भी बात आपकी क्लियर है। सारे कमेंट, सारी जो आपकी क्वेरीज वगैरह जो होती हैं तो उनको हम देखते हैं। ठीक है, आप चिंता नहीं करें। अब आगे संविधान को अंगीकृत करने की तिथि, ये पढ़ चुके अपन, लेकिन वापस एक बार देख लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना की अंतिम लाइनें ये हैं तो अपने को प्रस्तावना को पूरा करना है तो पड़ेगा। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि का उल्लेख प्रस्तावना में ही है। 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये अपने प्रस्तावना में लिखा हुआ है। अब प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित शब्दों का उल्लेख है। ये इसी क्रम में याद रखने हैं। और प्रश्न आपको ये पूछ सकते हैं कभी कि प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में लिखे हुए शब्दों का क्रम है, लिखे हुए शब्दों का क्रम है,
पानी पी लेते हैं। तो यही ध्यान रखना आपको, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अब जब मैं आप लोगों को विशेषताएं बता रहा था, संविधान की जो विशेषताएं हैं बता रहा था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और साथ ही साथ प्रस्तावना अपन पढ़ ले, उसके बाद अपन और विशेषता इसकी निकाल सकते हैं। तो वो की वो बात कि प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों की विस्तृत व्याख्या आपको कहां मिलेगी? प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों की विस्तृत व्याख्या कहां मिलेगी? तो एक तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार में, एक तो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में, एक संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में, संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में, और एक संविधान के भाग 4 क मूल कर्तव्य में मिलती है। इन तीनों चीजों में जो है पूरी प्रस्तावना के जितने भी शब्द हैं उनकी पूरी व्याख्या जो है वो आपको मिलती है। पूरी जो व्याख्या जो है वो आपको मिलती है। प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनकी व्याख्या जो है वो कहां मिलेगी आपको? तो मूल अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और मूल कर्तव्य 4 क में मिलती है। मूल कर्तव्य 4 क में मिलती है। सारी लाइन, एक एक लाइन जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। क्लियर? चलो बढ़े आगे। अब देखो मैंने एक चीज कही थी, थोड़ा इधर हो गया। प्रस्तावना से संबंधित वाद, प्रस्तावना से संबंधित वाद या केस। देखो आपके लिए बिल्कुल परीक्षा के अकॉर्डिंग क्रम सेट किया। पहले प्रस्तावना बताई आपको, फिर प्रस्तावना के में जो शब्दों का क्रम है वो बताया, शब्दों की संख्या बताई, फिर उन शब्दों का क्या अर्थ है वो आपके लिए बताया गया, और फिर है आपके प्रस्तावना से संबंधित वाद। जैसा कि सर कहते हैं हमको, और सर खुद भी इस फॉलो करते हैं और हमको भी ये फॉलो करने का बोलते हैं कि अपने पेड कोर्स की जो क्लासें आती है उससे भी कोशिश करें कि उससे भी जो है अच्छी स्तरीय क्लास और बच्चों को एकदम क्लियर समझ में आ सके, इस तरह की क्लास का जो पैटर्न रखे। तो सर की ही जो प्रेरणा है, सर के द्वारा ही जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको ही अपन फॉलो करते हुए जो है इन क्लासों को उसी तरह से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, ताकि विद्यार्थी जब भी इस क्लास को देखे पढ़े तो उसको कन्फ्यूजन वाली स्थिति, लिखते हो आप लोग कमेंट, कन्फ्यूजन वाली स्थिति वगैरह जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आप लगभग पूरा क्रॉस टैली करके लिखा हुआ है। जैसे एक लिखा हुआ था कि 12 अधिवेशनों में 166 स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें एक जगह 167 लिखा हुआ है, तो मैंने कमेंट पिन कर लिया कि भाई ये 167 नहीं था, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो वो मैंने तुरंत प्रभाव से जो है वहां कमेंट पिन कर दिया, तो वो आपको सुधार जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब प्रस्तावना से संबंधित वाद पढ़ते हैं। पहला वाद, फर्स्ट जो वाद है, फर्स्ट वाद बेरुबारी वाद, 14 मार्च 1960। 14 मार्च 1960। खूब सारे क्वेश्चन, अब तक बहुत सारे क्वेश्चन प्रस्तावना से जब भी बने तो इनमें से बने, केस से बने। प्रस्तावना से जो बनने वाले क्वेश्चन है वो केस से बनते। ये दो जो स्लाइडें आएगी, ये दो स्लाइडें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पहला वाद बेरुबारी वाद, 14 मार्च 1960। इस वाद में उच्चतम न्यायालय के ने निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी वाद में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी वाद में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये ध्यान रखे। अब आगे दूसरी लाइन, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो प्रस्तावना में भी संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान संशोधन की तो बात है, लेकिन प्रस्तावना के संशोधन की बात, जब संविधान का भाग ही नहीं है प्रस्तावना, तो संशोधन कैसे कर सकते? जब संविधान का भाग ही नहीं है तो संशोधन कैसे करोगे आप? जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। दो चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें दोनों, कि बेरुबारी वाद में उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। और साथ ही साथ प्रस्तावना अगर संविधान का भाग नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है संविधान, इस प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे, प्रस्तावना मार्गदर्शिका सिद्धांत के रूप में कार्य करती है, मार्गदर्शन करती है, संविधान को संचालन करने का, देश को संचालन करने का, सरकार को संचालन करने का एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाती है। प्रस्तावना जो है वो एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाती है। किस रूप में भूमिका निभाती है?
मार्गदर्शक के रूप में, एज इट इज जो शब्द है पॉलिटिकल साइंस में, जो शब्द जैसा है उसी हिसाब से उसको पढ़ना पड़ता है। फिर आगे 3 क्लियर हो गए। पहला, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, पहला तो मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा, अगर भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना जब संविधान का भाग नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। और प्रस्तावना एक मार्गदर्शिका के सिद्धांत के रूप में कार्य करती है, एक मार्गदर्शक के रूप में जो है वो कार्य करती है। अगला, प्रस्तावना संविधान के अस्पष्ट बिंदुओं को समझने में सहायता करती है, लेकिन इसके आधार पर संविधान के किसी भाग को रद्द नहीं किया जा सकता। वेरी मोस्ट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसकी। 5 लाइनें, पांचों की पांचों लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचों की पांचों लाइनें जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रस्तावना जो है संविधान के अस्पष्ट बिंदु, कोई अगर बिंदु अस्पष्ट है तो उसको समझाने में सहायता करती है। प्रस्तावना जो है कोई बिंदु अगर संविधान का अस्पष्ट है तो उसको समझाने का काम करती है, लेकिन इसके आधार पर प्रस्तावना के किसी भी भाग को जो है, संविधान के किसी भी भाग को जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता। इसको आधार मानकर जो है, मतलब सीधी सी बात है कि भाई ऐसा नहीं माने कि भाई जो शब्द, कोई शब्द ऐसा है या कोई ऐसी व्याख्या है जिसको प्रस्तावना स्पष्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब उसको रद्द कर दो, नहीं कर सकते सीधी भाषा में। यानी प्रस्तावना जो है वो क्या काम करती है, स्पष्ट अस्पष्ट जो परिभाषाएं हैं, अस्पष्ट जो बिंदु है संविधान के, उसको समझाने का तो प्रयास करती है। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे भी हो सकते हैं जिनका इसमें समझाने का भाग नहीं हो, समझाने की संभावना नहीं हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस भाग को रद्द कर दिया जाए, उसको इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब 5वां पॉइंट, ये और वेरी मोस्ट, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। यह सवाल कई बार पूछा है कि कौन से वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। पांचों की पांचों लाइन, पांचों के पांचों पॉइंट प्रश्न है। पांचों के पांचों पॉइंट जो है वो क्या है, प्रश्न है। या तो इनको सेपरेट पूछ लिया जाएगा या ये पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा बेरुबारीवाद से संबंधित कथन सत्य नहीं है, कथन सत्य नहीं है। या फिर यह पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन बेरुबारीवाद के संबंध में सत्य है। फिर आपको कूट वाले में यह पूछा जाएगा कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सही है, 1 नंबर 2 नंबर सही है, 1 2 3 4 सही है, या फिर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर सही है। किसी भी तरह से यह सवाल पूछा जा सकता है। तो ये वेरी मोस्ट, ये सारे के सारे जो लाइनें हैं वो वेरी मोस्ट। फिर आता है दूसरा वाद, सेकंड नंबर वाद। सेकंड नंबर वाद है गोकलनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद 1967। गोकलनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद 1967 में ही बैठा था गोकलनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद। इसमें 11 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय दिया। यह अब तक की दूसरी सबसे बड़ी बेंच थी। इस बेंच के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराव थे। 7/6 से निर्णय आया था, 7 इस पक्ष में और 6 विपक्ष में। 7/6 से, ये बहुत डीप क्वेश्चन है। 7/6 से ये निर्णय आया था। 11 न्यायाधीशों की जो बेंच है उसने निर्णय दिया था, और ये अब तक की दूसरी सबसे बड़ी बेंच थी। दूसरी जो है सबसे बड़ी बेंच थी, और इस बेंच के जो अध्यक्ष थे वो उस समय के मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराव थे। ठीक है। इसके बाद इस वाद में न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्ला। मुख्य न्यायाधीश तो के सुब्बाराव थे। इस वाद में एक न्यायमूर्ति जो थे 11 में से, हिदायतुल्ला जी, उन्होंने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। ये भी वेरी मोस्ट। किस वाद में, प्रश्न ये पूछा जा सकता है, किस वाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। गोकलनाथ बनाम पंजाब सरकार। एक सवाल ये। दूसरा सवाल, गोकलनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद में किस न्यायमूर्ति ने, किस न्यायधीश ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तो उद्देशिका को
संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो दो लोगों ने कहा है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और एक ठाकुरदास जी भार्गव। ठाकुरदास जी जो है उन्होंने, दो लोगों ने ये कहा है, ये ध्यान रखना। वही चीज पिछली जो मैं स्लाइड से पढ़ते हुए दिमाग में आना चाहिए कि प्रश्न इसमें से किस पैटर्न से बन सकता है, प्रश्न इसमें से किस पैटर्न से बन सकता है। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आई थिंक समझ में तो बिल्कुल एकदम क्लियर आ गया होगा। चल बढ़े आगे। अब अगला जो वाद है वो है तीसरा वाद। तीसरा वाद, और ये भी वेरी मोस्ट, ये भी वेरी मोस्ट, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। खूब सारे सवाल आए हुए इसमें से, क्योंकि ये जो पहला वाद हुआ था बेरुबारी वाद, उस वाद के निर्णय को रिवर्स करता है, इसलिए इसमें से भी खूब सारे क्वेश्चन आए थे। अब देखो, देखते इसको। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाद 1973। ये क्रमशः भी इसी तरह से याद रखना है, क्रम भी ये याद रखना है। 1960, 1967 और 1973। 1973 इसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय दिया। ये भी सॉरी वो 5/6, 6/5 था, ये 7/6 से ये निर्णय अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। इस बेंच की अध्यक्षता तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी द्वारा की गई। अब देखो, ये सबसे बड़ी बेंच, फर्स्ट सेकंड नंबर थी, जो लास्ट जो पिछला जो केस पड़ा है उसमें गोगलनाथ बनाम पंजाब सरकार वाला जो केस पड़ा है उसमें थी। केशवानंद भारती बनाम जो केरल सरकार का केस है 1973 वाला, इसमें सर्वाधिक 13 न्यायाधीशों ने की जो बेंच है वो बैठी थी, और उस बेंच ने जो है फैसला दिया था। इस बेंच ने जो है कुछ फैसले दिए थे, जिसके जो अध्यक्ष थे या उस बेंच की जो अध्यक्षता है उस समय के मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी जी थे। सर्वमित्रा सीकरी जी थे। तो चलो, इन्होंने क्या निर्णय दिया? तो इन्होंने ये निर्णय दिया कि इसे आधारभूत मूल ढांचे का वाद कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, ये आधारभूत इतना तो नहीं पूछते, ये प्रश्न इसी से पूछते हैं, मूल ढांचे का वाद। मूल ढांचे का वाद कौन सा प्रस्तावना से संबंधित वाद मूल ढांचे का वाद कहलाता है? मूल ढांचे का वाद कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मूल ढांचे का वाद जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973। अब इसमें क्या क्या निर्णय आए, प्रत्येक लाइन, प्रत्येक जो अक्षर है वो इंपॉर्टेंट। पहला, प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरुबारी वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसका मतलब उसमें भी यह कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो उसको भी रिवर्स कर दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु उसकी मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचे में नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे मूल ढांचे का या बुनियादी ढांचे का वाद भी कहा जाता है। मूल ढांचे का या बुनियादी ढांचे का वाद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग तो है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल संरचना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। उसकी जो मूल संरचना है, उसका जो बुनियादी ढांचा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस वाद को जो है मूल ढांचे का वाद या बुनियादी ढांचे का वाद भी कहा जाता है। मूल ढांचे का वाद, आधारभूत ढांचे का वाद या बुनियादी ढांचे का वाद भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अगली लाइन, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रस्तावना वाद योग्य, ये वाद नहीं है, ये वाद है। ठीक है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है अर्थात वैधानिक कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रस्तावना जो है वो वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना जो है वो वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना जो है वाद योग्य नहीं है, यानी प्रस्तावना के खिलाफ जो है कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे वैधानिक या कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर आगे, प्रस्तावना संविधान में वर्णित आदर्शों एवं उसकी आत्मा को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह भी वेरी मोस्ट, ये भी वेरी मोस्ट। एक लास्ट केस में अपन ने पढ़ा था कि प्रस्तावना जो है बेरुबारी वाद में, देखो
बिल्कुल उसका रिवर्स हो रहा है। ये इसमें ये कहा गया था कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान में अस्पष्ट बिंदु जो है उनको स्पष्ट करता है, उनको समझाने में सहायता करता है। और हाँ, यहाँ ये क्या कहा गया है, प्रस्तावना संविधान में वर्णित आदर्शों एवं उसकी आत्मा को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। बात वो की वो है, बात सेम वो की वो बात है जो उसमें की गई थी वो, लेकिन ये दो जो चीजें हैं ये आप वेरी मोस्ट करके नोट कर ले। ये दो, तीसरे को भी, ये दो तो विशेष इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिवर्स किया गया बात, ये बात जो है रिवर्स की गई, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़े। 3 वाद जो है अपने हो गए, अब चौथा और 5वां वाद। चौथा वाद, चौथा केस, फोर्थ केस, SR बॉम्बई वाद। SR बॉम्बई वाद, SR बॉम्बई वाद 1994। ठीक है, क्या था इसमें? इस वाद में, बात हो गई सब, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च 1994 को निर्णय दिया। इस वाद में प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। ये भी वेरी मोस्ट, ये सवाल पूछा गया है। ये पंथ निरपेक्षता का विस्तारित रूप पढ़ रहे थे तब ये पॉइंट विशेष बिंदु में डालना था, लेकिन ये आगे आ रहा था इसलिए इसको जो है वो नहीं डाला गया। ये वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा कौन से वाद में घोषित किया गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। SR बॉम्बई वाद जो है, SR बॉम्बई वाद जो है, इसे पंथ निरपेक्षता को जो है वो आधारभूत ढांचा जो है वो घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, आधारभूत ढांचे का वाद पूछा जाएगा तो पिछला केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। लेकिन अगर आपको यह पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा कौन से वाद में घोषित किया गया, तो SR बॉम्बई वाद, SR बॉम्बई वाद, SR बॉम्बई वाद 1994। क्लियर? एकदम कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। इस क्लास को आप प्रीमियर पर देखें, उसके बाद 1-2 बार और देखें तो आपके एकदम कंसेप्ट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कोई चिंता नहीं करनी, आपकी सवाल बाहर नहीं जाएगा और सवाल गलत भी नहीं होगा, इसकी भी गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं याद करोगे तो गारंटी है एक प्रकार से, याद नहीं करोगे तो कोई गारंटी नहीं किसी भी चीज की। आगे 5वां वाद, LIC वाद। भारत सरकार का LIC वाद क्या था? 10 मई 1995। क्रम से भी इसी तरह से याद रखना आपको। 10 मई क्रम वही, बेरुबारी, गोकुलनाथ, केशवानंद भारती और SI बॉम्बई, और ये लास्ट है LIC वाद। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है, इसमें भी माना है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में भी माना है। मान लो एग्जामिनर इस तरह का प्रश्न बना दे कि किस वाद में, किस केस में जो है प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग माना है, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है, और केशवानंद भारती बनाम जो केस है वो ऑप्शन में नहीं आए, तो वहां फिर आप केशवानंद भारती बनाम वो केस ढूंढो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखना। इसमें जो है प्रस्तावना को, LIC का जो वाद है उसमें भी जो है प्रस्तावना को जो है वो भाग माना है। अब है प्रस्तावना से संबंधित कथन, प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन। चलो इंपॉर्टेंट, जैसे अपन ने हर टॉपिक के पीछे जो इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ जो थे कथन थे वो लिए हैं। जैसे जब संविधान सभा पढ़ा तो उसके बारे में जो कोटेशन थे वो देखे, अब तो इसके बारे में भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। पुराने जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनमें से जो है ये जो कोटेशन है वो नोट करके फिर आपके लिए लाने का प्रयास किया जाता है, और जो जो क्वेश्चन बने हुए वही जो है कोटेशन आपको देने का प्रयास किया जाता है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, अर्नेस्ट बाकर। अब प्रश्न यहां से मैं पूछता हूं, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कौन से वाद में कहा गया? बेरुबारी वाद। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कौन से वाद में कहा गया? तो बेरुबारी वाद, ध्यान रखना, ठीक है। और यहां अगर प्रश्न हल्का सा चेंज है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, तो अर्नेस्ट बाकर, ऑप्शन में बेरुबारी वाद भी आएगा, आपको ध्यान रखना है। अर्नेस्ट बाकर, ठीक है। आगे दूसरा, संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, संविधान यदि इमारत है तो प्रस्तावना उसकी नींव।
संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, संविधान यदि इमारत है तो प्रस्तावना उसकी नींव है। ये कोटेशन किसका है? तो ये सुभाष कश्यप जी का, सुभाष कश्यप जी का। संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और संविधान अगर इमारत है तो प्रस्तावना उसकी क्या है? नींव है। मेन जो है, मूल जो है वो यही है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा अपन ने पढ़ा था न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, और मैंने वही बता दिया था आपको ठाकुरदास जी भार्गव, ठाकुरदास जी भार्गव। इन दो लोगों ने जो है इसे संविधान प्रस्तावना को जो है संविधान की क्या कहा है? आत्मा का है। ठीक है, आगे प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता जन साधारण में निहित होती है। ये कोटेशन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का ये कोटेशन है कि प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता, प्रभुसत्ता जन साधारण में निहित है। मतलब भारत की जो जनता है वो मूल है, भारत की जो जनता है वो जो है मूल है। सरकार का जो संचालन है वो भारत की सत्ता, भारत की जनता है, उसको ध्यान में रख के जो है वो किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो उद्देशिका वाला जो टॉपिक है वो क्लियर है, लेकिन एक बार आप मोटा मोटा अपन रिवीजन कर लेते हैं। चलो, ये है प्रस्तावना। पहले तो प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अपद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। क्लियर? ये पूछा जाता है कि सवाल आया हुआ है एक बार कि भारत का संविधान जो है वो भारत की जनता को किया गया आत्मर्पित। ये सवाल एक बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे अब प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम, तो शब्दों का सही क्रम है प्रभुसत्ता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। न्याय, फिर आता है स्वतंत्रता, फिर समानता, गरिमा, एकता, अखंडता और फिर बंधुता आता है, और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इतनी बार कह चुका हूं कि अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की। समता कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की। और बंधुता कितने प्रकार की? तो 1 प्रकार की। अब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? तो 1 बार हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो कि 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ। फिर उद्देशिका की शब्दावली, हम भारत के लोग, यानी शक्ति का मूल स्रोत जो है वो भारत की जनता है। शक्ति का मूल स्रोत जो है वो भारत की जनशक्ति या भारत की जो जनता है वो इस शक्ति का मूल स्रोत है। ये जो लाइन है वो किससे मिलती जुलती है? तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो लाइन है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग इसके समान है। फिर आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें पूरा सार है। ये जो है प्रस्तावना का मुख्य शब्द है, यानी भारत जो है वो सार्वभौमिक रूपता या संप्रभुता रूप से संपन्न है। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ होता है कि भारत जो है वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों
आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और अपने निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और अपनी विदेश नीति का भी स्वतंत्र संचालन जो है वो कर सकता है। और प्रस्तावना का सबसे मुख्य शब्द ये माना गया है संप्रभुता। फिर समाजवादी, यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, अपन ने पढ़ा, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। समाजवाद का तात्पर्य यह है कि जो भी उत्पादन और वितरण है उन सभी संसाधनों पर जो है वो सरकार का जो है राष्ट्रीयकरण या सरकार का नियंत्रण है। फिर आगे दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, यह भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसका मतलब यह है कि कोई भी राज्य जो है वो धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अतः भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और इसका उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। फिर लोकतांत्रिक, इसका तात्पर्य है इसमें जनता के द्वारा जो लोग प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे वो प्रतिनिधि हैं वो सरकार का संचालन करेंगे। और इस आधार पर यह कहा गया कि भारत का लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है, तो प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, जिसमें जनता जो है वो सांसदों और विधायकों को निर्वाचित करके भेजती है, निर्वाचित करके सरकार शासन संचालन करने के लिए भेजती है। फिर प्रस्तावना में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी जो है बात की गई है। सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात की गई है। फिर अगला शब्द आता है गणराज्य। इसका अर्थ होता है राज्य का जो प्रमुख, राष्ट्र का जो प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। कैसा होगा, निर्वाचन किया जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। फिर आता है न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये न्याय की अवधारणा कहां से ली गई है, तो रूस की क्रांति से, 1917 की रूस की क्रांति से यह अवधारणा ली गई है। फिर स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की। विचार की अभिव्यक्ति करेगा, विश्वास के साथ धर्म की उपासना करेगा, विश्वास के साथ धर्म की उपासना करेगा। फिर आता है समानता या समता, 2 प्रकार की समानता। कौन सी समानता, एक तो प्रतिष्ठा की और एक अवसर की, प्रतिष्ठा की और एक अवसर की। फिर बंधुता, प्रस्तावना में 1 प्रकार की बंधुता का उल्लेख है। बंधुता का अर्थ होता है सभी नागरिकों के बीच भाईचारे का जो है व्यवहार है, भावना है, उसको प्रोत्साहित करना। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, तीनों शब्द जो है वो फ्रांस की क्रांति से लिए गए। अपन ने कल की क्लास में भी ये चीज पढ़ी थी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है अखंडता। ये भी मूल संविधान में नहीं था, अपन ने पढ़ा, 42वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया। समाजवादी लोकतंत्र, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी उल्लेख किया गया। अपन ने लास्ट लाइन पढ़ी है ये। अब है संविधान को अंगीकृत करने की तिथि। तो संविधान को अंगीकृत करने की तिथि का उल्लेख भी प्रस्तावना में ही किया गया है, कहीं अलग से पढ़ने की, कहीं अलग से जो है लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को। प्रस्तावना की अंतिम लाइन या अंतिम पंक्ति कौन सी है, तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित शब्दों का उल्लेख है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित शब्दों का उल्लेख है। और प्रस्तावना के शब्दों की जो विस्तृत व्याख्या है वो आपको मूल अधिकार यानी भाग 3, नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 और मूल कर्तव्य यानी 4 क में मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं प्रस्तावना से संबंधित वाद। मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्लाइड है, वेरी मोस्ट। बेरुबारी वाद 14 मार्च 1960। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना जो है संविधान की मार्गदर्शिका के सिद्धांत पर काम करती है, एक मार्गदर्शक के रूप में जो है वो काम करती है। और संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान के अस्पष्ट बिंदु जो है उनको स्पष्ट करने में सहायता करती है या उनको समझने में सहायता करती है। लेकिन इस आधार पर संविधान में कुछ शब्द हैं तो उसको अपन हटा या रद्द, किसी भाग को रद्द है जो नहीं कर सकते कि भाई प्रस्तावना में नहीं है तो वो शब्द नहीं होना चाहिए, इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। और प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है। ये भी कब कहा, किस केस में कहा गया, तो वो ध्यान रखना, बेरुबारी वाद मार्च 1960। फिर अगला है गोकलनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद। 11 न्यायाधीशों वाली सेकंड नंबर सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। यह 5 वाला वही बता दिया था मैंने, निर्णय दिया। यह अब तक की दूसरी सबसे बड़ी बेंच थी। इस बेंच की अध्यक्षता तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराव थे। कौन थे, के सुब्बाराव। लेकिन कोटेशन आपको याद रखना है हिदायतुल्लाह जी का,
और ठाकुरदास जी भार्गव, वो अपन लास्ट में देखेंगे। उन्होंने दोनों ने जो कहा है इसे संविधान की आत्मा कहा है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी, और एक बार याद रखना है ठाकुरदास जी भार्गव। आगे फिर है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973, ये बिल्कुल रिवर्स हो गया। इसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय दिया, ये अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। ये 7-6 से, वो 5, वो ये 7-6 मैंने काट दिया, ज्यादा डीप बन रहा था इसलिए इसको काट दिया था। ये 7-6 से ये निर्णय दिया, अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। इस बेंच की अध्यक्षता तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश जो है SM सीकरी यानी सर्वमित्रा सीकरी साहब ने की थी। और इसे आधारभूत ढांचे, मूलभूत ढांचे या फिर बुनियादी ढांचे का वाद कहा जाता है। आधारभूत ढांचे, मूल ढांचे या फिर बुनियादी ढांचे का वाद कहा जाता है। इसमें बेरुबारीवाद का बिल्कुल रिवर्स मामला आया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। अगर संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। उसमें कहा था संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें कहा है संशोधन किया जा सकता, लेकिन एक शर्त रखी गई कि इसके मूल ढांचे, मूल संरचना, आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे में परिवर्तन या बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए इसे बुनियादी ढांचे का वाद भी कहा जाता है। फिर आगे अगली लाइन, प्रस्तावना में संशोधन, चलो ये देख लिया। फिर तीसरी, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अर्थात वैधानिक शक्ति जो है प्रस्तावना को प्राप्त नहीं है। फिर आगे, प्रस्तावना जो है संविधान में वर्णित आदर्शों और उसकी आत्मा को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रस्तावना जो है उसमें वर्णित आदर्शों और उसकी आत्मा को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। बेरुबारीवाद में यह कहा गया था कि अस्पष्ट बिंदु जो है उनको स्पष्ट करने का जो है स्रोत है और मार्गदर्शिका के रूप में काम करता है। यहां यह कहा गया कि आदर्शों और आत्मा को जानने का स्रोत है। आगे बढ़े, फिर है SR बोम्मईवाद। ये 1994 में इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च 1994 को निर्णय दिया कि इस वाद में प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्षता जो शब्द है उसे आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कौन से वाद में पंथ निरपेक्षता को, प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया? तो ध्यान रखना, या आधारभूत ढांचे की संज्ञा दी गई तो आप ध्यान रखना वो है आपके कौन सा वाद है? तो SR बोम्मईवाद। फिर है LIC वाद, भारत सरकार, इसमें जो है ये है 1995, 10 मई 1995। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, 2 निर्णय में संविधान का भाग माना है। फिर प्रस्तावना से संबंधित कथन, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये किसने कहा? तो अर्नेस्ट बाकर ने। और संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और संविधान अगर इमारत है तो प्रस्तावना उसकी नींव। ये सुभाष कश्यप जी का शब्द है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी और ठाकुरदास जी भार्गव। और फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का जो एक कोटेशन है वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये सार है एक प्रकार से कि प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है। प्रत्येक सदस्य जो है उसकी इच्छाएं हैं उनको समेट के रखती है, उनको पकड़ के रखती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता यानी मॉल एंड शॉल प्रभुसत्ता जनसाधारण में नीत है। जनसाधारण में नीत है, जनता जो भी तय करती है, जनता जिसको भी चुनती है वो जो है सरकार का संचालन या शासन का संचालन करता है। अब मुझे पूर्ण आशा है कि आपके इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। कोई चीजें आपको ऑनलाइनर में नहीं मिली हो तो उसको अपडेट कर ले, जगह नहीं है तो कोई पेज ऐड करके भी आप अपडेट कर ले। ये भी एक कमेंट था कि जगह नहीं है सर ऑनलाइनर में। अब जगह नहीं है तो आप एक पेज चिपका के, या वो नोटपैड जो याद करने के लिए आते हैं स्टिकर, वो चिपका के आप कहीं पे भी याद करना है तो कहीं पे भी लिख सकते हैं, तो ऐड कर ले आप। और इस क्लास को 1-2 बार और वापस देखोगे तो आपको एकदम ये कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर समझ में आएगा। इसकी मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करोगे। और ये जांच किस प्रकार से होगा? तो टेस्ट सीरीज जो है वो आप ज्वाइन करें और क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो मेरे गलत नहीं हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज यही रोल अदा करती है कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें से प्रश्न किस प्रकार का बनेगा। GD की ऐप डाउनलोड कर ले अपनी
और उसमें प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं आप लोग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।